गुड मॉर्निंग साथियों। और फिर एक बार से हाजिर हैं। और मैं बीपीएससी के जितने अभी तक प्रश्न आए हैं 67th तक जितने प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पे करवा दूंगा। 67 का तो मैंने करवा दिया था, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है उसका मैंने सारा क्वेश्चन विथ आंसर्स करवाया था। सीडीपीओ का भी करवा दिया था। अब मैं 38 से फिर से शुरू करता हूँ और 66 तक का पूरा क्वेश्चन मैं फिर से करवा रहा हूँ। एक बार चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो समय वन लाइनर फॉर्मेट में ये होगा। पूर्व सोवियत संघ का एस्टोनिया गणराज्य सबसे पहले अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। जिस समय 38वीं बीपीएससी हुई थी वो 1992 का साल था, तो उस समय करंट अफेयर्स का टाइप का समझ लीजिए। लेकिन ये जो है ना, अब ये परमानेंट में हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, और सबसे पहले जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था वो था एस्टोनिया गणराज्य। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। दक्षेस जो है ना वो अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन अब बी मिस्टेक जो है वो हावी हो चुका है। तो अब ये देखेंगे कि बी मिस्टेक में कितने देश जो हैं वो हैं अभी, यानी बी मिस्टेक क्या है और बी मिस्टेक में कितने देश हैं। बी मिस्टेक क्या है, इसमें कितने देश हैं और भारत की क्या स्थिति है उसमें, ये सब हम लोग देखेंगे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है शांति का, अब तो वो नहीं रही, लेकिन उस समय ये काफ़ी मशहूर प्रश्न हुआ करता था। जैसे कहाँ की रहने वाली थी, तो अल्बानिया की थी। उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी और अपना पूरा जीवन जो है ना वो दुखी लोगों की मदद में उन्होंने बिता दिया था। तो वो थी मदर टेरेसा। इनके बारे में काफ़ी कुछ है जानने का। अभी फ़िलहाल मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अध्यक्ष कौन है इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इससे पहले वीडियोस में ये सब चीज़ें बता रखी है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व। देखिए पंचशील, पंचशील जो है ना वो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। खास करके ये जो है ना पंचशील सिद्धांत जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था चाइना को लेकर के स्पेशली, लेकिन वो पंचशील तो बहुत ज़्यादा चला नहीं। लेकिन पंचशील की मुख्य विशेषता जो थी वो देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व, ये इसका मतलब था। यानी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक बार पंचशील को देख लीजिएगा। खास करके जो स्टूडेंट पीएसआईआर के हैं, जो पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या है कैसे है, उनको ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है। बछेंद्री पाल जो है ना वो पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट जो है वो फतह किया था। और किसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राज्यपाल को चुने जाने के लिए कितनी उम्र चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। ये सब बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 35 वर्ष कम से कम आयु चाहिए किसके लिए, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये जो है ना उस सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा उस सभा का सभापति होता है जो खुद उस सभा का सदस्य नहीं होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वो। भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। ये बहुत सामान्य सी बात है। लोकसभा ही महत्वपूर्ण है, राज्यसभा का वित्त विधेयक के मामले में कुछ खास योगदान नहीं है। यही हाल राज्यों में विधानसभा का है। विधानसभा अगर उसको पास कर देती है तो विधान परिषद जो है ना उसको पास करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया तो वो 14 दिनों के लिए उसको अपने पास रोक के रख सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है, कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। मिनिमम लोगों के सिग्नेचर वगैरह के की जो फॉर्मेलिटी है वो होनी चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। सामान्य सी बात है।
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा जो है ना वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। किस राज्य के लिए किया गया? बिहार राज्य के लिए। किस क्षेत्र में किया गया? तो भूमि के क्षेत्र में किया गया। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बना। 35वां संविधान संशोधन था, क्रम कितना था उसका? 36वां क्रम था। 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता 34 है। अभी चीज़ें जो है ना वो लेटेस्ट के अनुसार से देखेंगे कि लेटेस्ट में क्या है। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अलग अलग समिति जो बनी है उसको पूरा अच्छे तरीके से जानना अच्छा रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे प्रश्नों को याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। जैसे कि जब भी लिखें तो ये लिखें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे महात्मा गांधी को लिखते हैं ना, महात्मा गांधी, है ना, सिर्फ गांधी तो नहीं लिखते। उसी तरह लिखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से है ना ये नाम हमेशा याद रह जाएंगे। ऐसे सामान्य से प्रश्न जो है बीपीएससी में और सीडीपीओ और बीपीएससी संबंधी जितने प्रश्न हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था। कांग्रेस पार्टी ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पे पारित किया था? 1900 रावी नदी के तट पर जो है ना 31 दिसंबर के दिन किया था। और 1930 को जो है कांग्रेस के अधिवेशन में ये पारित हो गया था। अध्यक्ष कौन थे उस समय इसके? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1919 का भारतीय इतिहास जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उनकी और भी रचनाएं हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रचना तो यही है आनंद मठ, और आनंद मठ में ये गीत लिया गया है वंदे मातरम। और जो किताबें लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको भी एक जगह जो है ना लिख लेना, समझदारी रहेगा। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? नाउ एंड नेवर पम्पलेट जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है। इसको रहमत अली ने कौन से साल में इसको लागू किया था? ये जो है ना ये टॉपिक है, समझ लीजिए अपने आप में, पाकिस्तान आंदोलन वाला। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ तैयार कर लेना, बहुत समझदारी होगा। यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि अभी जो प्रश्न करा रहा हूँ तो इसमें जो प्रश्न हैं मतलब कुल मिला के देख लीजिए जो टॉपिक्स हैं उसी से प्रश्न हर बार रिपीट हुए हैं। ये मैं 38 से जब आगे की जर्नी पे चलूँगा, अभी फिर से वापस से मैंने तो बताया हुआ है, फिर भी चलेंगे इसके ऊपर में, तो मैं बताता चलूँगा कि भाई देखो ये प्रश्न कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक को तैयार कर लेने से प्री नहीं छूटेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए अब डेट मुझे बता दीजिए। गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज में हुई थी। उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण इसका जो है जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, बम्बई में हुआ, गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज में। कितने लोग उसमें शामिल थे? 72 लोग उसमें शामिल थे। अध्यक्ष किसको चुना गया? सेकेंड टाइम कहाँ हुआ? तो ये अपने आप में पूरा टॉपिक है, ये अपने आप में पूरा टॉपिक है। और इसमें बिहार भी कई बार शामिल हो जाता है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कांग्रेस अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने लाल कुर्ती नाम से संगठन बनाया था। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, और ये सब चीज़ें जो है ना मतलब हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो 1857 के समय में क्या पामस्टन थे प्रधानमंत्री?
इंग्लैंड के 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम भी जो है ध्यान रहना चाहिए। वैसे मैं इस जर्नी में सब कुछ सारे टॉपिक्स भी क्लियर कर दूंगा और पूरा डिटेल से बता दूंगा। 100 प्रश्न मैं बताऊंगा ना, तो समझिए उसमें 500 क्वेश्चंस के बराबर आउटपुट होगा। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। गोबी मरुस्थल चीन में है, लेकिन अगर गलती से अगर मंगोलिया ऑप्शन में रहे और चीन भी रहे तो वो ई ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, क्योंकि गोबी जो है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो मंगोलिया में भी पड़ता है और चाइना में भी पड़ता है ये गोबी मरुस्थल। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। कौन? सुएज नहर। देखिए सुएज नहर की स्थापना कब हुई थी? क्या 1869 में हुई थी? एक बार सर्च कर लीजिए सुएज नहर कब बनाया गया था। सुएज नहर बनने से इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? क्या 700 किलोमीटर कम हो गई? उससे क्या फ़ायदा हुआ या कितनी कम हो गई? ये सब प्रश्न जो है ना बहुत खास प्रश्न है, वो देखने के लिए ज़रूरी है, और जो भी प्रशासक हैं उनको तो ये जानना ही चाहिए कम से कम। देखिए मुंडा जनजाति अधिकांशतः झारखंड में बसी है। मुंडा विद्रोह जो है ना वो झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को जो है धरती अब्बा कहा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनकी डेथ कब हुई, उनका जन्म कब हुआ था। अब ये सब प्रश्न भी जो है ना बीपीएससी में आने लगा है। प्रश्न की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे जो है वो कठिन होती जा रही है। तो बिरसा मुंडा जो है या मुंडा जनजाति से मुंडा विद्रोह जो है, इसे संबंधित जो है पूरे टॉपिक्स को तैयार कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है, और सबसे दूर स्थान कौन सा है? क्या भूमध्य सागर सबसे दूर है? तो मुझे ये बताइए कि सबसे अधिक वजन जो है इस क्वेश्चन के अनुसार से बताइए, सबसे ज़्यादा भार कहाँ महसूस होगा? क्या ध्रुव पर महसूस होगा या फिर भूमध्य रेखा पर? कहाँ सबसे किसी भी वस्तु का ज़्यादा भार जो है वो महसूस होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसे अगर ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन मैसेज में मैं ज़रूर बताऊंगा, थोड़ी डिटेल से ही बताऊंगा। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, ये एकदम सामान्य सी बात है। और छोटी लाइन के बीच में कितनी होती है? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इन तीनों की जो है ना कितनी कितनी होती है लंबाई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई। अब देखिए टीपू सुल्तान अपने आप में पूरा टॉपिक है कि टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे वो चौथे युद्ध में मारा गया। कौन कौन से साल में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ? इसी में एक लॉर्ड वेलेस्ली का भी नाम आ जाएगा। तो उसने कौन कौन से काम किए? शेर अपने आप को वही बोलता था, उसने क्या काम किया, कैसे एक्शन लिया? तो ये सब जो है ना अपने आप में पूरी टॉपिक्स बन जाएगी यहाँ से, है ना। तो हर टॉपिक के ऊपर में पूरा कंप्लीट मैंने नोट्स बना रखे हैं, और वह सारे नोट्स जो है मैं ऑनलाइन कर दूंगा मैं सभी लोगों को। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फली फूली थी। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फली फूली थी। गांधार शैली में जो है ना महात्मा बुद्ध की जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी। तो ये सब जो है ना कुषाणों के समय में फली फूली थी, कला की गांधार शैली। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए सरकारी योजना थी। अब ये नहीं है, उस समय करंट का समझिए प्रश्न था ये। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें बहुत फेमस नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनका कौन था? चिपको आंदोलन। एस्पेरांटो स्पेन का एक बंदरगाह नहर है। एस्पेरांटो किस लिए मशहूर है? ये तो बंदरगाह नहर है, लेकिन स्पेन में एक खास चीज़ होती है जो जहाँ से एस्पेरांटो बंदरगाह से वो चीज़ का एक्सपोर्ट होता है। वो क्या चीज़ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं हर एक चीज़ जो है ना पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, और आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी ने लिखा था। काले अंग्रेज बोलते हैं नीरज सी चौधरी को। ये उस समय समझिए करंट का प्रश्न था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी ने लिखा है। दरअसल वो काफ़ी हिंदुस्तान के अगेंस्ट में लिखते थे, वो इंग्लैंड में ही बस गए थे। उस साल उनकी डेथ हुई थी नीरज सिंह चौधरी का, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न उस समय के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं।
तो महत्वपूर्ण लेखक जो है ना वो ज़रूर है जो पूछा जाता है। जैसे इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये प्रश्न आया भी था इस बार। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। सारे लेखक और उनके पुस्तकों के नाम अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो बेहतर रहेगा। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। दरअसल ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बांग्ला रहता तो हमारे जो है इसमें ऑप्शंस बदल जाते। तो चलिए, इसको रटने के लिए बैठने से अच्छा है कि पहले समझ लेना। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन हैं। यूनेस्को के कार्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। क्या है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को में अंग्रेजी और फ्रेंच में ही सारा काम देखिए तो जनरली होता है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। भाई, अरविंद घोष कौन थे? पहले क्रांतिकारी थे, गरम दल के थे, क्रांतिकारी विचार रखते थे, गरम दल के नेता थे। बाद में इन्होंने अपने आप को निर्वासित कर लिया अंग्रेजी राज से, और ये कहाँ चले गए? पौंडीचेरी चले गए। बाकी का जीवन इनका कहाँ गुजरा? पौंडीचेरी में गुजरा। पौंडीचेरी में जाके संत होकर के इन्होंने बाकी का जीवन गुजारा। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन, संगीत, अल्लाह रखा, तबला और देबू चौधरी सितार से संबंधित है। उस समय की बातें थी। थोड़ा सा देखिए, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, इसे जो भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत से जुड़े थे, अल्लाह रखा तबला बजाते थे, और देबू चौधरी सितार से संबंधित रहे हैं। तो ये उस समय के लिए बड़े प्रासंगिक थे ये लोग। अब तो शायद ये प्रश्न शायद ही रिपीट हो। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिमी भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भारत में अवस्थित है। देखिए, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। पहले ये तो कंट्रोल में तो 1858 में ही आ गया था, लेकिन घोषित जो किया गया ना वो 1877 में किया गया। तो इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या दोनों चाचा? नहीं, ये चाचा भतीजे नहीं थे। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। आज भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, घूम फिर कर पूछा जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनकी अमेरिका में एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बोलती है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत जल्द से जल्द परमाणु बम या परमाणु तकनीक हासिल कर ले, इसलिए अमेरिका ने मरवा दिया इनको। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। अभी भी साराभाई के नाम पे बहुत सारे स्पेस रिसर्च सेंटर हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कौन सी संस्था देती है कलिंग पुरस्कार? ये देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। कलिंग पुरस्कार जो है इसको भारत की कोई संस्था नहीं देती है, नाम कलिंग पुरस्कार है, लेकिन उसको एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देती है। चलिए, मैंने इतना हिंट्स दे दिया, अब मुझे बताइए कि कौन सी एजेंसी देती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत को बताता है। ओजोन जो है ना पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत को बताता है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था ना, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही मिला था। तो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न को एक बहुत बीपीएससी के टॉपर हैं 64 के, इस प्रश्न को उन्होंने भी गलत कर दिया था। उसको उन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट कर दिया था। बाद में मैंने उनको बताया था। खैर, अब तो अधिकारी बन गए, तो एक आध प्रश्न गलती करके भी आप अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि गलती ना करें। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया का तात्पर्य जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीव से है। एम्फीबिया का तात्पर्य जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीवों से है। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसका इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। देखिए, कुनैन बोले सीधी तरीके से, वो मलेरिया को जो है ना चाइना ने अपने हाथ से उन्मूलन कर दिया है। मलेरिया का टीका विकसित हो गया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं।
स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील, ऐसा स्टील जिसमें जंग नहीं लगती है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पानी को फिर चाहे ना तो चीनी से अलग कर सकते हैं। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि फिर पानी को गर्म करके आसवन करके पानी को अलग और चीनी को अलग किया जा सकता है। जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। रट लीजिए ऐसे प्रश्न को, ये प्रश्न बार बार आने वाले प्रश्न हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस यह बताने के लिए प्रसिद्ध हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। भाई निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी कि पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है ना। पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र है ब्रह्मांड का, लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार इसको तोड़ दिया था, इस चीज़ को। इसलिए हम लोग निकोलस कोपरनिकस को आज पढ़ रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। जयपुर शहर भी इन्होंने ही बसाया था। किसने? महाराजा जयसिंह ने। तो जंतर मंतर का निर्माण किन्होंने कराया था? जयसिंह ने कराया था। जंतर मंतर कहाँ कहाँ पर है, कितने जगहों पे जंतर मंतर है, ये तो ध्यान रहना ही चाहिए। और जंतर मंतर है क्या? ये वेधशाला है। आप जंतर मंतर देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे धूप घड़ी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जंतर मंतर में, तो इसलिए जंतर मंतर मशहूर है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योतिष गणनाएँ की जाती थी। पहले तो सबके घड़ी होती नहीं थी, तो धूप घड़ी भी वहाँ लगाई गई थी। एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है ना। एशियाई खेल जो है प्रथमतया जो है वो दिल्ली में ही हुए थे, नई दिल्ली में। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। हाल फिलहाल ये इसलिए मतलब है चर्चा में क्योंकि ये खेल जो है ना इसमें बड़ी प्रतिष्ठित ये खेल है, इसलिए हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। मुझे ये बताइए, बैडमिंटन का एक बहुत महत्वपूर्ण कप जो है ना वो जीता है भारत ने। वो कौन सा कप है बैडमिंटन का? आगे वाली क्लासेस में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी बता देते हैं आप तो अच्छा रहेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग गौर से इस क्लासेस को सुन रहे हैं। लिम्बाराम ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। लिम्बाराम उस समय तीरंदाज थे, हर मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो छपती थी, लेकिन अब तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई। तो इसको हम लोग करंट के क्वेश्चंस में हम लोग जो है गिन सकते हैं। जो करंट का प्रश्न है ना वो हमने यहाँ से हटा दिया है, उसके लिए अलग से चर्चा होती है करंट अफेयर्स की। और साथ साथ जो है ना मैथमेटिक्स के प्रश्न भी यहाँ से हमने हटा दिए हैं। करंट के प्रश्न समझिए जो वो हट गए और मैथमेटिक्स के हट गए, तो बाकी प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। 67th BPSC तक का सब डिस्कशंस आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।